कल शनिदेव अपने क्लास में इंटर हो जाएंगे। ठीक है, मतलब एक हफ्ता पढ़ाई होगा एक चैप्टर का लगभग, और उसके बाद ना शनिवार के दिन ही हम दिनाधिकारी भी हैं, और शनिवार को जब शनिवार दिन आएगा उसी दिन अपने क्लास में शनिदेव की एंट्री भी होगी। ठीक है, वो डंडे के साथ। ठीक, शनिदेव को आप नहीं देखे हैं? शनिदेव लगभग कितने 2.5 फीट के होंगे। ठीक है, 2.5 फीट के हैं। जब हाथ पे पड़ेंगे धाए धाए तब याद आएगा यही है शनिदेव। ठीक है, क्योंकि उन्होंने मुझे पहले ही आगाह कर दिया है कि यही गुरु दी, आप चाहे जितना अच्छा पढ़ाइए, जब तक हमारी एंट्री नहीं होगी लड़का पढ़ेगा नहीं मन से। ठीक है, हमने कहा आपका भी स्वागत है क्लास में, इसीलिए कल से आपके यहाँ शनिदेव की एंट्री होगी। कल शनिवार है। ठीक है, जब पूरा चैप्टर समाप्त हो जाएगा एक बार घर पे बैठ के पढ़ लीजिएगा। दिक्कत पड़ेगी वीडियो पढ़ा ही रहेगा, पूरा रिवीजन कर लीजिएगा, क्योंकि कल हम आपसे सुनेंगे और सोमवार को लिखवाया जाएगा। ठीक है, आज इसमें 2 हेडिंग रह गया था पढ़ाने के लिए, दोनों हेडिंग आज ही देख लेते हैं। पहला चीज इसमें जो हेडिंग है वो राष्ट्र से संबंधित कुछ कल्पनाएं थी कि कैसा राष्ट्र होगा और कौन कौन से दृश्य रखे गए थे। पहला नंबर इसमें रखा गया है टूटी हुई बेड़ियां। कौन सा चीज है? टूटी हुई बेड़ियां। इसका मतलब है आजादी का मिलना। जब किसी आदमी के हाथों से बेड़ियां टूट जाती हैं तो फिर उसका मतलब क्या हो जाता है? आजादी, कि आदमी स्वतंत्र है। दूसरा है कि बाज छाप कवच, जर्मन साम्राज्य की प्रतीक शांति। ठीक है, जर्मन साम्राज्य के शांति के लिए यह छापा गया था बाज छाप कवच। फिर है कि बालतू पत्तियों का मुकुट, माने बहादुरी का, यह वीरता का प्रतीक था। कुछ प्रतीकें रखे गए थे, आइए। फिर है तलवार, माने मुकाबले की तैयारी। तलवार का मतलब ही क्या है? शासन या फिर लड़ाई के लिए तैयार होना। फिर है तलवार पर लिपटी जैतून की डाली, शांति की चाह। अगर कोई तलवार है उस पर कोई पेड़ पत्ता का पौधा लटका रहेगा या मान लीजिए म्यान में रखी हुई, उसका मतलब क्या है? वो शांति के चाह में है। फिर है काला लाल और सुनहरा तिरंगा। इसका मतलब है कि उदारवादी राष्ट्रवादियों का ध्वज, जिसे जर्मन साम्राज्यों के ड्यूक्स ने प्रतिबंधित घोषित कर दिया था। फिर है उगते सूरज की किरणें, ये किसका प्रतीक है? एक नए युग का सूत्रपात, माने नया युग आने वाला। और फिर लास्ट में आ जाता है छठवां हेडिंग, जिसका मतलब है राष्ट्रवाद और साम्राज्यवाद। यही आज हम लोग को पढ़ना है। प्रतीक वाला आप लोग एक बार देख लीजिएगा, बाकी राष्ट्रवाद क्या है और साम्राज्यवाद क्या है इसको हम आपको समझा दे रहे हैं। उसके बाद इसके महत्वपूर्ण घटनाएं हैं, महत्वपूर्ण घटना कौन कौन सा हुआ है उसको भी हम लोग को पढ़ लेना है। ठीक है, फिर कल से हम लोग बहुविकल्पीय, अगर समय बचा तो आज ही बहुविकल्पीय देख लेंगे, नहीं तो फिर कल आपसे सुनेंगे। इसको पढ़ करके फिर आइए बहुविकल्पीय प्रश्न। ठीक है, चलो भैया, दो आपको छठवां हेडिंग इसमें मिलेगा राष्ट्रवाद। राष्ट्रवाद और क्या है? राष्ट्रवाद और साम्राज्यवाद। साम्राज्यवाद दोनों हेडिंग अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। बस फर्क इतने हैं कि एक देश के लिए चल रहा है, दूसरा देश नहीं। समझ जाइए, एक तो आपका पेट भरने के लिए है, दूसरा ये लालच के लिए है। साम्राज्यवाद का मतलब समझ जाइए लालच, और राष्ट्रवाद का मतलब आपका जरूरी। राष्ट्रवाद का मतलब है कि किसी एक क्षेत्र में, कैसे क्षेत्र में? एक क्षेत्र में एक जैसी भाषा, एक जैसी संस्कृति और अपने लोगों के प्रति प्रेम, कौन सा हो जाएगा? राष्ट्रवाद या राष्ट्र प्रेम। मतलब अपने आसपास के एरिया के जो लोग होते हैं या अपने लोगों के प्रति जो प्रेम होता है या अपने राष्ट्र के लिए जो प्रेम होता है, उसी को क्या कहते हैं? राष्ट्रवाद। कैसा वाद? राष्ट्रवाद। जैसे एक समय ऐसा आता है कि राष्ट्र के लिए कोई भी चिंतक नहीं होता है, उसको लगता है कि चलने दीजिए जैसा चल रहा है। लेकिन एक समय धीरे धीरे यूरोप में ऐसा भी आता है जब उनको लगता है कि हमारा एक देश होना चाहिए, हमारा एक भाषा होना चाहिए, हमारा एक कल्चर होना चाहिए, हमारे लोग होने चाहिए, हमारी संस्कृति होनी चाहिए। वही होता है राष्ट्रवाद। कौन सा वाद? राष्ट्रवाद। राष्ट्रवाद के उदाहरण में आप देख सकते हैं, आपको एक नाम मिलेगा ऑटो वान बिस्मार्क। नाम क्या था? ऑटो वान बिस्मार्क। ऑटो वान जो बिस्मार्क था ना, वो राजा नहीं था। ऑटो वान बिस्मार्क जर्मनी को इकट्ठा करने के लिए बहुत मेहनत किया और एक संस्था भी बनाया था अपना, एक नीति भी चलाया था। नीति में रखा था लोह और किसकी रखती? रक्त की नीति। लोह और रक्त की नीति। वो आदमी चाहता तो जैसे बाकी लोग थे पूरे जर्मन में, वैसे वो आराम से खाता पीता सोता नॉर्मल सैनिक बना बैठा रहता, लेकिन उसको इस बात की कष्ट थी कि उसके लोगों की सुरक्षा नहीं हो रही है। उसका कोई एक राज नहीं है, अलग अलग खंडों में बटा हुआ है, अलग अलग प्रशासन चला रहे हैं।
लेकिन उसने बड़ा मेहनत किया, सबको इकट्ठा कर लिया और एक एक ध्वज के नीचे सबको खड़ा कर दिया। उसी को क्या कहा गया? राष्ट्रवाद। कैसा वाद? राष्ट्रवाद। अब इसमें क्योंकि चैप्टर का ही नाम है यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। पहले जो है राजतंत्र चल रहा था, अब धीरे धीरे नए नए विचारक आ गए, नए नए जो है लोग थे, जैसे उदारवादी, रूढ़िवादी, ये लोग थे। धीरे धीरे विचार फैली, नॉलेज आ गया, सबको ज्ञान हुआ, लोगों ने तर्क वितर्क करना शुरू किया और फिर आने लगा धीरे धीरे राष्ट्रवाद। कैसा वाद? राष्ट्रवाद। जैसे फ्रांस के राजा को हटाया गया, नेपोलियन बोनापार्ट का अंत हुआ और फाइनली फ्रांस को गणतंत्र बनाया गया 1848 ईस्वी में, क्योंकि फ्रांस के लोग चाहने लगे कि हमारा भी एक राष्ट्र होना चाहिए। उसी को कहा गया है राष्ट्रवाद। सेम कंडीशन अपने भारत में भी था कि कुछ समय ऐसा था कि राजा आपस में ही लड़ाई कर रहे थे, लेकिन जैसे जैसे अंग्रेज अपने यहाँ उपनिवेश किए और धीरे धीरे कब्जा कर लिए, फिर लोगों का आपस में ही समझ आने लगा कि हम अपने लोगों से लड़ाई नहीं करेंगे, लड़ाई किससे करना है? अंग्रेजों से। और जब देश के लिए बहुत सारे लोग बलिदान हो गए, उसी समय उनको अगर राष्ट्र प्रेम नहीं होता तो जैसे बाकी लोग थे वैसे भगत सिंह भी रहते, वैसे चंद्रशेखर भी रहते, वैसे गांधी जी रहते, वैसे बहुत सारे नेता रहते, लेकिन उनको किससे प्रेम हो गया? राष्ट्र से। इसीलिए उन्होंने राष्ट्र प्रेम के चक्कर में ही लगाया था राष्ट्रवाद। कैसा वाद? राष्ट्रवाद। और राष्ट्रवाद जैसे धीरे धीरे समाप्त होता है ना, फिर एक नया शब्द आता है। कौन सा वाद? साम्राज्यवाद। माने ये होता है विस्तार की नीति। कैसे नीति? विस्तार की नीति। जैसे मान लीजिए आपका देश है, लेकिन आपको उतने से ही कमी लगने लगे और धीरे धीरे अगल बगल का एरिया आप क्या करने लगे? कब्जा। जब धीरे धीरे एरिया कब्जा करें, अपने साम्राज्य को बढ़ाना चाहें, फिर ऐसा दिन आ जाए कि आप ही नहीं सबकी विचारधारा एक के जैसे हो जाए, तो उसी को कौन सा वाद कहेंगे? साम्राज्यवाद। माने एक देश नहीं बल्कि हजारों देश या जितने भी देश हैं उनके दिमाग में ये बात चलने लगे कि हमको भी अपना साम्राज्य बढ़ाना चाहिए, हमको भी दूसरे पर आक्रमण करना चाहिए, उनका कब्जा कर लेना चाहिए, उस राजा को हरा देना चाहिए। आपस में लड़ाई करने लगे, किसके लिए? साम्राज्य के लिए। और एक दो नहीं, सभी लोग, तो उसी को क्या कहा जाएगा? साम्राज्यवाद। लेकिन एक ही नहीं बल्कि हजारों लोग अपने राष्ट्र के लिए मर मिटने के लिए तैयार हो तो कैसा कहा जाएगा? राष्ट्रवाद। सबकी विचारधारा एक के जैसे। देखिएगा अपने भारत में जो अलग अलग पार्टियां चल रही हैं, वो आपस में भले ही लड़ाई कर लें कि ये वाले नेता ने कुछ नहीं किया, इनकी सरकार ने लूट ली है, इनकी सरकार ने ये कर दिया वो कर दिया, लेकिन होता क्या है जब राष्ट्र की बात आती है तो सभी लोग संगठित होते हैं। इजराइल नाम सुने हो आप लोग? इजराइल में ना बहुत सारे लोग हैं, इजराइल में यहूदी लोग रहते हैं और अलग अलग कंट्री में भी रहते हैं, लेकिन जब बात राष्ट्र की आई, सारे इजराइल में जितने भी यहूदी थे इजराइल वापस आ गए अपने देश के लिए। सेम कंडीशन ईरान में भी था। एक समय ऐसा आया था कि ईरान और अमेरिका इजराइल का युद्ध हो रहा था। अभी देश में बहुत सारे मुस्लिम हैं, आपस में ही मुस्लिम लड़ रहे थे, तो जब मुस्लिम कंट्री आपस में ही लड़ रहे थे तब कौन सा वाद था? साम्राज्यवाद। कि अपने अपने साम्राज्य को बचाने के चक्कर में थे। आधे मुस्लिम कंट्री अमेरिका इजराइल के साथ थे और आधे मुस्लिम कंट्री किसके साथ थे? ईरान के साथ। तो जो ईरान के साथ थे उनके बाद में था धर्मवाद। कैसे वाद थे वो? धर्मवाद। क्योंकि अगर इंडिया का मुस्लिम ईरान के लिए परेशान है, वो किस लिए परेशान है? धर्म के लिए, क्योंकि उसके धर्म के लोग वहां बैठे हैं इसीलिए वो परेशान है। अगर मान लीजिए पाकिस्तान के लोग परेशान है ईरान के लिए तो धर्म के लिए परेशान है। लेकिन अगर अपने देश में अलग अलग कोने में रहने वाले अपने देश के लिए खड़े हैं तो कौन सा वाद हो जाएगा? राष्ट्रवाद। जबकि अमेरिका का कोई रिश्ता नहीं ईरान से, कोई रिश्ता इजराइल का ईरान से नहीं, लेकिन मार क्यों कर रहा है? किसके लिए? साम्राज्य के लिए। किसके लिए? साम्राज्य के लिए। जब किसी देश के या किसी राजा या किसी मंत्री के दिमाग में यह आ जाता है कि अपना तो ठीक है लेकिन हमें अपने फायदे के लिए दूसरे राज्य को भी कब्जा कर लेना है, तो किस कैटेगरी में चला जाएगा? साम्राज्यवाद। वो अपने एरिया को क्या करना चाहता है? बढ़ाना चाहता है। लेकिन जब किसी व्यक्ति को यह लगे कि हमको कुछ मिले ना मिले लेकिन अपने लोग रहने चाहिए, अपना देश रहना चाहिए, अपनी संस्कृति अपनी कल्चर रहनी चाहिए, वो कौन से वाद में चला जाएगा? ये काम घर में भी होता है। घर में देखिएगा अक्सर करके, मतलब ये लागू नहीं होता लेकिन अक्सर करके देखा जाता है कि जो बड़ा भाई होता है ना वो गरीब हो जाता है। बड़ा भाई अक्सर के घर में गरीब ही होता है। पता है क्यों? क्योंकि जो उससे छोटा, आप अपने पापा को ही देख लीजिएगा या अपने घर में आसपास चाचा होंगे, बड़े पापा होंगे, देखिएगा ये लगभग 90% केस में ऐसा होता है कि जो बड़े पापा होते हैं ना, वो अपने भाई बहन को पढ़ाने के चक्कर में, शादी करने के चक्कर में लगे रहते हैं पूरा जीवन। अपना पढ़े ना पढ़े लेकिन अपने भाइयों को पढ़ाएंगे। लेकिन जैसे जैसे उनकी शादी हो जाएगी उसके बाद पता है क्या होगा? उनसे कह देंगे आप किए क्या है हमारे लिए, और बड़ा भाई वैसे के वैसे रह जाएगा कि हाँ हम क्या किए हैं, जबकि उन्हीं के चक्कर में पूरा जीवन बिता देता है। आप अपने मम्मी पापा को ही देख लीजिएगा। अभी जितने भैया बहन पढ़ रहे हैं ना 9 से लेके, आप अपने घर में एक चीज नोटिस करिएगा। मान लीजिए किसी दिन आपके घर में 4 ही रोटी बना हो और आप भूखे हो और गलती से आप 2 भाई हो
वो 4 रोटी आपकी मम्मी स्वयं नहीं खाएंगी, आपको खिला देंगी। आप पूछोगे आप खा लिए, पहले ही कह देंगे हाँ हम खा लिए, तुम खा लो, हम पहले ही खाए। वो भले ही 2 दिन से ना खाई हो, लेकिन कह देंगी खा लिए। आप अपने पापा को ही देख लीजिएगा, वो अपने लिए एक बनियाई खरीदे ना खरीदे, लेकिन आपका ड्रेस आएगा, क्योंकि आपने कह दिया है, फरमाया है घर पे कि हमको ड्रेस चाहिए, नहीं हम पढ़ने ही नहीं जाएंगे। वो अपने लिए बनियाई नहीं खरीदेंगे, लेकिन आपके लिए ड्रेस खरीद देंगे। लेकिन ये तकलीफ उनको तब नहीं होता है कि हम उसके लिए ड्रेस ले, अपने लिए बनियाई नहीं लाए। उनको तकलीफ तब होता है जब अपना ही लड़का या लड़की ये कहने लगता है कि हमारी जिंदगी का फैसला आप नहीं लेंगे, हम ही लेंगे, हमें क्या करना है हम जानते हैं, 18 साल के हो गए हैं, हम जानते हैं हमें क्या करना है। उस समय उस माँ बाप को बहुत तकलीफ होता है कि जो आदमी मतलब इतना बड़का था, जिसको हम हमेशा 24 घंटा उठा के रखे थे, उसकी अब इतनी हिम्मत हो गई है कि हमसे कह रहा है अपने जिंदगी का फैसला हम लेंगे। किसी के मम्मी पापा ना कभी नहीं चाहते कि हमारे बच्चे परेशान हो, या हमारे बच्चे भिखारी हो जाएं, या हमारे बच्चे कहीं जाके लड़ाई करके मार कर ले मर जाएं। हर माँ बाप चाहता है हमारा बच्चा बहुत अच्छा जिंदगी जिए, लेकिन उस माँ बाप को तब बहुत तकलीफ होता है जब उन्हीं का बच्चा जाकर के कहे कि आप हमारे लिए क्या किए हैं, और हम तो हो गए, बड़े हो गए, अब हम कमा खा ले रहे हैं, अब आप हमारे जिंदगी का फैसला आप नहीं करेंगे कि क्या करना है, हम ही करेंगे। उस समय इंसान को बहुत तकलीफ होता है। लेकिन दिक्कत क्या है कि जिस अवस्था में वो लड़का बोल रहा है ना, उसको ये नॉलेज नहीं होता है कि जिस अवस्था में अपने पापा से बोले हैं, एक समय ऐसा आएगा कि हम भी मम्मी पापा बनेंगे, और हमारे बच्चे अगर वैसे बोलेंगे तब क्या होगा। अब मान लीजिए आप किसी के लिए ना अपना पूरा घर छोड़ दीजिए, पूरा जायदाद छोड़ दीजिए, अपना रिस्पेक्ट छोड़ दीजिए, आत्मसम्मान छोड़ दीजिए, और वह आदमी एक दिन ये आपसे कहने लगे यहां से चले जाओ, तुम्हारा कोई स्थान नहीं है, क्या करने यहाँ आए हो, किसने कह दिया था छोड़ने के लिए। उस दिन पता है आपको कैसा लगेगा, जीने से अच्छा मरी जाए, क्योंकि इसी के लिए इतना सब ताम झाम किए हैं। लेकिन समस्या क्या है कि आने वाली पीढ़ियां ये सब सोचती नहीं है। अपने स्कूल में इसीलिए ये सब ताम झाम चलता है। देखिएगा यहाँ चाहे ना तो पढ़ा करके ही छोड़ दें आपको कि सिलेबस खत्म जाइए, लेकिन यहाँ पे आपको देखिएगा कक्षा प्रमुख, उप प्रमुख, ये वाले प्रमुख, वो वाले प्रमुख, इतना सारा जिम्मेदारी क्यों दिया जाता है, क्योंकि ताकि आप आने वाले समाज में एक अच्छे नागरिक बने। अब आप अपने घर में देखिएगा जो बड़े भैया होंगे वो पढ़ाई इसलिए नहीं कर पाए क्योंकि आपको पढ़ाना था। आपकी बड़ी दीदी होंगी वो इसलिए नहीं पढ़ रही है कि हमारी छोटी बहन पढ़ ले, और घर के आपके पापा काहे परेशान है कि ताकि हम खाएं ना खाएं, लेकिन हमारी लड़कियों की समय से शादी हो जाए, समय से कहीं सेट हो जाए, कहीं एक काम धंधा पा जाए, कोई नौकरी पा जाए। लेकिन लड़कों को ये सब लग रहा है ना सब मजाक चल रहा है, क्लास में आना, हल्ला मचाना, वापिस चले जाना है, पढ़ाएंगे मन होगा सुनेंगे, नहीं सुनवे नहीं करेंगे। कईयों भैया बहन जी का तो ये स्थिति है, पढ़ना ही नहीं चाहते। हालांकि आप लोग बहुत अच्छे हैं, क्योंकि हमने लगभग इसको लेकर के अपने स्कूल को लेकर के 34 से 35 स्कूल का दौरा कर लिया है कि चाहे 2 दिन पढ़ाए लिखाए हैं, लेकिन गए सब स्कूलिया में। तो हम अवस्था देखते हैं बच्चों का कि कैसे कैसे हैं। पढ़ना चाहिए अच्छे से। चलो भाई, अब है क्या राष्ट्रवाद, मतलब किससे प्रेम, अपनों से प्रेम, अपने देश के लिए प्रेम, अपने परिवार से, अपने समाज से। जबकि साम्राज्यवाद का मतलब क्या है, कब्जा करना। क्या कर लेना, कब्जा कर लेना। एक समय ऐसा था कि यूरोप में सभी जितने भी राज्य थे वहां के लोग जागरूक हो गए और उन्होंने कहा कि हमारा एक राष्ट्र होना चाहिए। क्या होना चाहिए, राष्ट्र। जैसे फ्रांस को 1848 में गणतंत्र घोषित कर दिया गया, उसके बाद कहानी शुरू हो जाती है इटली की। इटली को भी गणतंत्र घोषित किया गया, राजा को हटाया गया, वहां पे जो है लोकतंत्र लाया गया। सेम कंडीशन हुआ जर्मनी के साथ, ऐसे ऑस्ट्रेलिया के साथ, हंगरी के साथ, रूस। धीरे धीरे वहां के राजाओं को हटाया गया और धीरे धीरे राष्ट्रपति प्रधानमंत्री बनने लगे। लेकिन यही ये तथा थमा नहीं था मार झगड़ा। उसके बाद इन लोग के दिमाग में आ गया नया वाला विचार। कौन सा वाद, साम्राज्यवाद। कौन सा वाद, साम्राज्यवाद। साम्राज्यवाद में इन्होंने क्या किया कि पहले तो अलग अलग बट गए। किससे मिलना है, हाँ? सिंघम भैया है अपने क्लास में, 10 खा में सिंघम। ले दादा, अपने क्लास में सिंघम भी हैं। चलिए ठीक है, अभी से हैं। तो साम्राज्यवाद में होता क्या है ना, जब ये राष्ट्रवाद धीरे धीरे अलग अलग लोकतंत्र वाले देश बन गए थे, अलग अलग देश बन गए, मान्यता मिल गया। अब ये लोग एक दिमाग लगाए कि जो देश कमजोर होता था उसी को कब्जा कर लेते थे। जो देश कमजोर होते थे उनको क्या कर लेते थे, कब्जा। कब्जा करके छोटे छोटे देश को ये हथियाने लगे, और जैसे पूरा हथिया के इकट्ठा किए, ये एक देश के दिमाग में नहीं चल रहा था, सभी देश लगभग ऐसा करना शुरू कर दिए, और खासतौर यूरोप के देश। कहाँ के देश, यूरोप के। उसी वाले विचार को क्या कह दिया गया, साम्राज्यवाद। कैसा वाद, साम्राज्यवाद। अब पहला उदाहरण, ब्रिटेन ने ना सबसे पहले दिमाग लगाया कि जितने आसपास के देश हैं सब पे खोज करो और ले जा करके वहीं निवेश कर दो। ब्रिटेन सोचो कि यूरोप महाद्वीप में रहने वाला है, और उतना दूरी से तय करके आ गया भारत में। किस देश में, भारत में।
और यहीं अपने लगभग 200 साल तक राज किया। यह क्या था? साम्राज्यवाद। कैसा वाद? साम्राज्यवाद। अब जो ब्रिटेन है ये रहता है यूरोप महाद्वीप पे। कौन से महाद्वीप पे? यूरोप। यहीं पे ब्रिटेन मिलेगा, आगे मिलेगा भैया फ्रांस। कौन सा देश? फ्रांस। इससे नीचे मिलेगा आपको स्पेन, पुर्तगाल, फिर मिलेगा स्पेन। और सोचो कि यहाँ ब्रिटेन ऐसे चल के पूरा पार करके फिर नीचे आपको मिलेगा अफ्रीका महाद्वीप, पूरा ऐसे अफ्रीका महाद्वीप, फिर इतना भी पार करके यहाँ, अब यहाँ ऐसे आओगे हिंद अरब सागर होते हुए यहाँ मिलेगा आपको हिंद महासागर। इसी में एक छोटा देश अपना है महान। कौन सा? भारत महान। ठीक है, यहीं पे मिलेगा भारत देश। सोचो इतना दूर से यात्रा तय करते खोजते 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 यहाँ पहुंच गया भारत में। और कितने साल तक? 200 साल तक। पूरा अंग्रेज सब अपने यहाँ 200 साल तक था। फिर यहाँ अरब के लोग भी आ गए, धीरे धीरे भारत में कब्जा कर लिए। जैसे मुगल सल्तनत में बहुत ज्यादा दिन तक ये लोग भी राज किए। अब हुआ क्या ना, जो ये ब्रिटेन के लोग भारत में आए थे कब्जा करने के लिए, उपनिवेश किए, माने पहले यहाँ पैसा इन्वेस्ट किए, कंपनी बनाए, व्यापार किए और धीरे धीरे पूरे देश पे कब्जा कर लिए। तो जो इन लोगों ने कब्जा किया उसी को क्या कहा जाएगा? साम्राज्यवाद। कैसा वाद? साम्राज्यवाद। और सिर्फ ये दिमाग ब्रिटेन ही नहीं लगाया, सबसे पहले अपने फ्रांस वाले लगा दिए थे, क्योंकि फ्रांस के लोग भी आए थे, डच लोग आए थे, पुर्तगाल के लोग आए थे। ये आ करके अपने यहाँ व्यापार कर रहे थे, धीरे धीरे अपना साम्राज्य बनाए। उसके बाद ये ब्रिटेन वाले फ्रांस को हरा के भगा दिए थे, नहीं तो फ्रांस वाला अपने यहाँ पहले ही आ गया था। ठीक है, अब होता क्या है ना, जो ये लोग दूसरे दूसरे देश पे कब्जा किए, जैसे ब्रिटेन अपने देश में कब्जा कर लिया, अब पूरे अफ्रीका वाले कंट्री पे कब्जा किया, यूरोप वालों पे कब्जा किया, अमेरिका में कब्जा किया। ऐसे ना जहां जहां ये लोग अलग अलग देश कब्जा कर लिए उसी का नाम रखा गया साम्राज्यवाद। कैसा वाद? साम्राज्यवाद। लेकिन अपने वाले यहाँ के लोग धीरे धीरे जागरूक हुए। जैसे यूरोप में क्रांतियां हुई उसी को देख देख के भारत के लोग भी सीख गए कि भैया वो लोग अपना देश छुड़ा सकते हैं तो हम भी छुड़वा सकते हैं। अब हुआ क्या ना, अपने देश में भी विद्रोह होने लगा। यहाँ पे जब विद्रोह हुआ तो यहीं के नेता रहने वाले थे गांधी जी। कौन से? गांधी जी, चंद्रशेखर, भगत सिंह। ये लोग ऐसे लोग थे, इनको मम्मी पापा तो थे ही, लेकिन इससे ज्यादा इनको प्रेम किससे था? देश से। किससे प्रेम था? देश से। अगर इनको आज देश से प्रेम नहीं होता ना तो अपने क्लास में हम नहीं होते, कौन अंग्रेज होता तो कहता यू आर बैड। ठीक है, रीजन क्या है? अंग्रेज सबको हम लोग बैडे लगते हैं हमेशा, भले ही हमें लोग बैड बजा दे उसका, लेकिन उसको लगेगा यह बैड है। होता ही नहीं, क्योंकि जो अंग्रेज था ना, अंग्रेज को अपने यहाँ के बहुत सारे ऐसे राजा थे कि अपना धन दौलत सब दे दिए, लेकिन उसको यही लगता था चोर है ही। ठीक है, सभी झांसी की रानी किसके चक्कर में मरा गई? अंग्रेज के, क्योंकि वो अपना राज देना नहीं चाहती थी, इसीलिए अंग्रेज हमला किया था, मार दिया था। सिराजुद्दौला क्यों मारे गए? अंग्रेज के ही चक्कर में, क्योंकि अपना वो देश देना नहीं चाहते थे। अपने यहाँ तात्या टोपे क्यों मारे गए? अंग्रेज के ही चक्कर में, क्योंकि उनका भी कब्जा करना चाहता था वो। अपने यहाँ जो जाफर जी थे, मोहम्मद जाफर, वो क्यों मारे गए? अंग्रेज के चक्कर में। अधिकतर लड़ाई तो अंग्रेजों सबसे ही हुआ है। पूरा 1857 की क्रांति क्यों हो गया? अंग्रेज के चक्कर में। लेकिन जब ये सब हो रहा था ना, तब सिर्फ राजा राजा लड़ रहे थे, राजा जाके अंग्रेज से डायरेक्टली लड़ रहे थे। उसी समय चल रहा था साम्राज्यवाद। लेकिन एक दिन ऐसा आ गया जब अपने भारत के लोगों को पता चल गया ये अंग्रेज सब अपना कब्जा कर लिया है, अब इसको हमें अपने देश के लिए लड़ना चाहिए। और फिर एंट्री किसकी हो जाती है? गांधी जी की। किसकी एंट्री होती है? गांधी जी की। सबसे पहले ना 1915 ईस्वी में। कौन से ईस्वी में? 1915। ये अफ्रीका से लौट करके आए थे और 17 में ही इनको बुला लिया गया चंपारण। किस जगह पे? चंपारण। चंपारण, जो चंपारण है वो पड़ता है बिहार में। किस जगह है? बिहार में। और जैसे बिहार में गए थे गांधी जी, पहले दिन पूछ लिया इनसे। गांधी जी नॉर्मल आदमी नहीं थे, बहुत पढ़े लिखे थे, वकील थे। गांधी जी से पूछा, सबको लग रहा था ये बुढ़ऊ का कर लेगा, यहाँ क्या करने आ गया? क्योंकि अंग्रेज इतना मार मारा था अपने भारत में ना, जितने राजा रानी थे सबका पता नहीं था, सबको कब्जा किया। झांसी की रानी, तात्या टोपे, अपने यहाँ लखनऊ के राजा नवाब जो थे, इनको भी, बंगाल को विभाजन कर दिया, अलग गए। ऊपर से ना जो अपने यहाँ का राष्ट्रगान लिखा गया है उसी के तारीफ में लिखा गया था, क्योंकि वहीं का राजा आने वाला था ब्रिटेन का। और अपने यहाँ के रविन्द्रनाथ टैगोर जी बहुत प्रसिद्ध कवि थे, उन्होंने उसी के लिए कविता लिखा था जो अपना राष्ट्रीय चल रहा है। क्योंकि इस राष्ट्रीय गान में ना देखिएगा पूरे भारत के बारे में कहा गया है, पंजाब, सिंध, गुजरात, मराठा, वो उसको भाग्य विधाता बताया गया था, उसी को बाद में अपने यहाँ रखा गया है राष्ट्रीय गान में। होता क्या है, जब गांधी जी आए ना अपने यहाँ, सबसे पहले कहाँ पहुंच गए? बिहार। क्योंकि बिहार इनको बुलाया गया था, सब कहे भैया बड़े पढ़े लिखे हैं, अफ्रीका में इन्होंने देश को आजाद करवा दिया, भारत को भी आजाद करवाएंगे। और उसी बिहार में ही हो रहा था नील की खेती। किसकी खेती? निहाल। जैसे नील की खेती होती है ना, कलेक्टर से मिलने पहुंच गए गांधी जी। गांधी जी को परमिशन नहीं दिया मिलने के लिए, कैसो भी करके गांधी जी गए।
देखा नीचे से ऊपर वो अंग्रेज और पूछता है हु आर यू। अब उसको लग रहा था ये बुढ़ऊ का समझते हैं, कह रहा हु आर यू, कौन हो तुम। फिर गांधी जी उसको बताते हैं कि चलता हूं मैं तो चलती है आंधी, नाम है महात्मा गांधी। एक के दिन में जान गया ये बुढ़ऊ खतरनाक है, इससे उलझना नहीं है। और उसी दिन चंपारण में नील की खेती प्रतिबंधित हो गई। गांधी जी जैसे वहां धरना प्रदर्शन किए ना 2-3 दिन, सत्याग्रह, बंद हो जाता है नील का खेतिया। गांधी जी के बारे में अगला चैप्टर लगा हुआ है। जैसे यूरोप में राष्ट्रवाद खत्म होगा फिर आ जाएगा भारत में राष्ट्रवाद। दूसरा चैप्टर भैया, अब साम्राज्यवाद वाले, जैसे ही साम्राज्यवाद आता है ना पूरे यूरोप में दूसरे दूसरे देश को ये लोग कब्जा कर लेते हैं। और फाइनली आ जाता है सन 1914। कौन सा सन? 1914। 1914 में ना प्रथम विश्व युद्ध शुरू हो गया। ये सब फ्रांस, जर्मनी, इटली, हंगरी सब समाप्त होते होते इन लोग के दिमाग में राष्ट्रवाद के बाद क्या पनप गया? साम्राज्यवाद। और जैसे साम्राज्यवाद आता है कब्जा के चक्कर में ही हो गया प्रथम विश्व युद्ध। कौन सा युद्ध? प्रथम विश्व युद्ध। उस प्रथम विश्व युद्ध सन दे देगा 1914 से कब तक? 1918। जब 1914 चल रहा था ना तभी अपने यहाँ भी राष्ट्रवाद पनपने लगा था, क्योंकि 1914 में ही गांधी जी अपने यहाँ एंट्री करते हैं, आते हैं देश के लिए। क्योंकि गांधी जी राजा वजा नहीं थे, ना ही राष्ट्रपति ना प्रधानमंत्री। उनको किसके लिए लड़ना था? देश के लिए। किसके लिए? देश के लिए। और जब देश के लिए कोई व्यक्ति लड़ेगा तो उसको क्या कहा जाएगा? साम्राज्यवाद या फिर राष्ट्र। राष्ट्र प्रेम के लिए कि साम्राज्य प्रेम के लिए? राष्ट्र प्रेम के लिए। लेकिन जो राजा अपने यहाँ के राजा लड़ते थे, जैसे तात्या टोपे हो गए, सिराजुद्दौला, जाफर, झांसी की रानी, ये लोग साम्राज्य के लिए लड़ रही थी कि राष्ट्र के लिए लड़ रहे थे? साम्राज्य के लिए लड़ रहे, क्योंकि इनका राजा वही कब्जा किया था, अंग्रेज सब इन्हीं लोग का पूरा राजवाज ले लिया था। लेकिन राष्ट्र प्रेम इनको इसलिए कहा जाता है क्योंकि अपने देश और अपने समाज के लिए लड़ रही थी, इसीलिए। लेकिन उससे ज्यादा प्रेम इन लोग को किससे था? अपने अपने राज्य से। क्योंकि अगर राज, जब तक राज नहीं हड़पा ना तब तक ये लोग नहीं लड़ते थे। जैसे राज एक एक ले लिया डलहौजिया, फिर उसके बाद लड़ाई करना इन लोगों ने शुरू कर दिया, क्योंकि डलहौजी का ही नीति आया था। हड़प और कौन सी नीति? हड़प की नीति। अब आता है भैया आगे चल करके सन, एक एक सन शुरू हो जाता है इसमें कि कौन से सन में क्या क्या हुआ है। पहला सन आपको याद रखना है 1668। कौन सा सन? 1668। यह 1668 वही सन है जब ब्रिटेन में सबसे पहले प्रजातंत्र लाया गया। कौन सा तंत्र है? प्रजातंत्र। ब्रिटेन में कब प्रजातंत्र लाया गया? 1688 में, 68 नहीं 88 में। कौन सा सन आएगा? 1688। दिया भी है किताब में कि इंग्लैंड की संसद ने राजतंत्र की शक्ति को छीन लिया, फलतः एक राष्ट्र राज्य का निर्माण हुआ। दूसरा सन आता है 1707। 1700 कौन सा सन? 7। इसी 1707 वाले सन में इंग्लैंड और स्कॉटलैंड दोनों मिल करके एक संगठन बनाते हैं और कहते हैं हम लोग इकट्ठा हो जाएंगे 3-4 देश को मिला करके, और उसी का नाम रखा गया ग्रेट ब्रिटेन। कौन सा देश? ग्रेट ब्रिटेन। फिर आता है 1763 ईस्वी। कौन सा ईस्वी? 1763। 1763 ईस्वी में 7 वर्षीय युद्ध का समाप्ति हो गया। पहले 7 वर्ष तक युद्ध चला, उसके बाद ये समाप्ति कर दिए। फिर आता है 1769 ईस्वी। कौन सा ईस्वी? 1769। 1769 ईस्वी में ना नेपोलियन बोनापार्ट का जन्म हुआ था। कौन से आदमी का? नेपोलियन। नेपोलियन का जन्म, नेपोलियन किस देश से संबंधित था? किस देश से था? ये वही नेपोलियन आदमी है जो मार मार के एक लोग को, एक तरफ से पूरा फ्रांस को सम्राट बनने के बाद ग्रेट फ्रांस बना दिया था। ठीक है, इसका जन्म होता है 1769 में। बोर्ड परीक्षा में इसकी संभावना कम है, लेकिन आगे चल के आपको लेक्चरर बनना है, जागरूक व्यक्ति बनना है, तो ये बात याद रखना होगा कि 1769 में जन्म किसका हो जाता है? नेपोलियन बोनापार्ट। फिर आता है 1785 ईस्वी। कौन सा ईस्वी? 1785, और इसमें जन्म होता है जैक ब्रिक का। फिर आता है 1789 ईस्वी। 1789। सब लोग को पहले सीधे बैठना है बहन जी, खासकर पीछे वाले बहन जी लोग। 1700 कौन सा ईस्वी आ गया? 89। 1789 ये आप लोगों के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपसे बोर्ड परीक्षा में पूछा जाएगा कि फ्रांसी की क्रांति हुई कब थी? 1789 में। किस तारीख को? 14 जुलाई 1789। कितने जुलाई? 14 जुलाई। 14 जुलाई 1789। इसी में युद्ध हो जाता है किस देश में? फ्रांस में। और जब फ्रांस का युद्ध हुआ तो उस समय राजा था कौन? लुई 16वां। अगर आप लोग को लुई याद नहीं रखना है तो क्या याद कर लेना है? सुई। ठीक है, अगर लुई याद, खासतौर बहन जी लोग लुई ना याद रहेंगे तो कौन याद हो जाएंगे? सुई याद हो जाएंगे। लुई सुई कुछ याद कर लो, बस याद होना चाहिए।
क्योंकि जब 1789 में क्रांति हुई उस समय हाँ बहनी सुई सलावा। अरे अगर लुई नहीं याद होंगे सुई याद रखिएगा तब तो याद आ ही जाएगा। वो समझ जाएगा एग्जामिनर कि लुई लिखना चाहती थी, भूल गई है, घर वाला याद आ गया है सुई। ठीक है, सुई सुई नहीं जी, लुई। फ्रांसीसी क्रांति आरंभ हुई और लुई सलावा के शासन का अंत हो गया। किस सन में? 1789 में। फिर आएगा 1792 ईस्वी। कौन सा ईस्वी? 1792। कह रहा है फ्रांसीसी क्रांति के बाद फ्रांस के तानाशाही शासक पर हमला हो गया। तानाशाही शासक पे क्या हो गया? हमला। ये हुआ था 1792। अब आपको मिलेगा आगे चल के 1793। 1700 कौन सा ईस्वी? 93। यह 1793 ईस्वी वही है जिसमें फ्रांस के शासक को माने लुई सलावा को और मेरी एंटोना को क्या दे दिया गया? फांसी। 1793। लेकिन इसको फांसी नहीं दिया गया था। कौन से मशीन में लटकाया गया था? गिलोटीन मशीन। कौन सी मशीन? गिलोटीन। फिर आपको आगे मिलेगा सन कितना? 1897। 1797 ईस्वी में नेपोलियन का इटली पर आक्रमण हो गया। नेपोलियन युद्धों की शुरुआत। अब होता क्या है? 1700 जैसे ये लुई सलावा निपट जाते हैं फिर रोब्रेस्पियर भी निपटते हैं, क्योंकि लुई सलावा के बाद आता है रोब्रेस्पियर। इसको 94 पे यही बनवाया था गिलोटीन मशीन, और इसी गिलोटीन मशीनिया में सबको ही निपटाता था। इसको भी उसी मशीनिया से निपटा दिया गया। और आता है 1797। 1700 कौन सा ईस्वी? 97। 1797 ईस्वी में ना एक आदमी निकल के आया, उसी का नाम था नेपोलियन बोनापार्ट। और नेपोलियन बोनापार्ट करता क्या है? सबसे पहले इटली पे आक्रमण कर दिया। किस पे आक्रमण कर दिया? इटली पे। और यहीं से इसके युद्ध की शुरुआत होती है। फिर आता है 1801 ईस्वी। 1801। उससे पहले 1799 में यह फ्रांस का शासक बनता है। 1799 कहां का शासक बनेगा? फ्रांस का। भैया पीछे से पहले सभी लोग सीधे बैठो, नहीं कल शनिदेव का ही दिन है। ठीक है। फिर आता है 1804 ईस्वी। कौन सा ईस्वी? 1804। 1804 में नेपोलियन द्वारा नागरिक संहिता बनाई गई थी। ठीक है, ये अपने देश में नागरिक संहिता लाया जिसमें धर्म, समाज, पूरा पढ़ाई लिखाई, शासन व्यवस्था संभालने का पूरा नीति था। फिर आता है 1814 से 1815 ईस्वी। इसी में होता है वाटरलू का युद्ध। किसका युद्ध? वाटरलू। और इसी में ना नेपोलियन की पराजय हो जाती है। फिर आता है 1815 ईस्वी। कौन सा ईस्वी? 1815। इसमें नेपोलियन की पराजय हो जाती है। फिर 1821 आता है। 1831। 1831 ईस्वी में ही मेसोनी जो था वो यंग इटली की स्थापना करता है। बाकी हम लोग पढ़ लेंगे कल।